अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ बहुत बड़े फनकार मौजूद हैं और मेरे प्रोग्राम की रौनक बनेंगे वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड राशिद महमूद। तो हम उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं थैंक यू। राशिद साहब, बड़े अरसे से ख्वाहिश थी कि मैं आपका इंटरव्यू करूं, लेकिन अल्लाह को जो वक्त मंजूर होता है तो वही वक्त जो है हरफ आखिर हो जाता है। तो हम आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और आजकल आपको पता है कोरोना का दौर है, तो इन हालात में आप क्या कर रहे हैं, क्या मसरूफियात हैं? देखिए, सिर्फ दुनिया ही मुझे राज़ी नहीं रखेंगी, मुझे अपने रब को भी तो राज़ी रखना है। जो कोरोना ने हमें सबसे पहले जो उसका कबाहतें जो क्रिएट हुई सारी दुनिया में, बिल्कुल उसके बरक्स इस कोरोना ने तमाम उम्मत मुस्लिमा को रब के ज़्यादा नज़दीक कर दिया। घरों में बैठे समझ आ गई कि अंदर आउटलेट ना भी हो तो घर में बैठ के भी बिज़नेस हो सकता है, मवासलाती राब्तों पे हो सकता है, नेट पे हो सकता है। और जो हम ये टाइम आगे बढ़ता रहा तो हम अपनी वो सारी कोताहियाँ जो हम आम जिंदगी में तेज़ियों में इकनॉमिकल इंसेंटिव के लिए भाग दौड़ में, उन सब से हट के हम खुद अपनी ज़ात में जब उतरे हैं घर में बैठ के, तो हमें कुछ चीज़ें कि यार ये मैं क्या कर रहा था, तो इसमें जहाँ कबाते हैं उसमें बेहतरियाँ को बात, तो उसमें एक काम वाम तो ज़ाहिर है जो हमारे रनिंग जितने थे, शाहजी की फ़िल्म की शूट चल रही थी, नदीम चीमा की शूट चल रही थी, और मेरे टीवी के प्रोजेक्ट थे तो 2 थे, वो सारे के सारे रुक गए। ज़ाहिर है जब सारी दुनिया के रुक गए तो मेरे भी तो जब भी हो करते थे, तो उसके दौरान जो कि तुम्हें पता है मैं तो मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ और पूरे अपने मुल्क के जो इदारे हैं उनके भी प्रोग्रामों में होता हूँ। फिर जो हमारे रिफाई इदारे उससे अखुवत से लेके खिदमत काम पे नहाउस, ये जो थैलीसीमिया के जितने सारे हैं और जितने सारे मैं उनमें भी होता हूँ। फिर मैं मुख्तलिफ कॉलेजेस जो है उसमें भी मेरे स्टूडेंट से उनसे भी मेरी गुफ्तगू शरीक का एक सेशन जो है वो भी लगातार होता है। तो उसमें ये हुआ कि हमारा आना जाना तो कम हो गया, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी टिक 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 आई, इस पे वो ये ना तो चैनलों से जान छूटी ना, तो अब उसमें ये है कि तमाम तर प्रिकॉशंस घर में रह के सारे प्रिकॉशन भी हमने रखे। अब हम निकलते हैं तो ये तो अब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमने वो अपने नकाब उतार लिए, वरना तो दुनिया में हमारी बेटियों को, हमारी ख़वातीन को दुनिया भर में कहा जा रहा है हिजाब हिजाब। अल्लाह ने कहा अच्छा है चलो तुम खुद भी पहनो, अब सारी दुनिया हिजाब पहन के फिर रही है। तो शुक्र का वही है, वही साहिब इख्तियार है, वाहदहुल्ला शरीक है, हुक्म उसी का चलना है। हमारे सारे के सारे इरादे हैं, और जब इरादे टूटते हैं तो फिर पता लगता है कि हाँ रब और शुक्र बादल वो। तो इसमें इस लॉकडाउन में बेशुमार ऐसे काम, ज़िंदगी में कई डिस्कवरीज आपके अंदर भी हो। जब घर में बैठा तो हम तो कश्मीरी लाख रुपया महीने का कमाए तो 80,000 की हमारे बच्चे रोटी खा जाते, बाकी 20 बचता ना हो तो जितने हो तो डिस्कवरी हुई कि यार मैं शेफ़ भी बहुत अच्छा हूँ, मैं कई बार खाने बनाया किए तो तजर्बाती तौर पर। अल्टीमेटली एक टेनोर इतना लंबा हुआ कि मेरी वार्डरोब, मेरे घर में मेरी जो चीज़ें कुछ बेतरतीबी में, और मेरी बीवी बरस से मुझे लगातार कह रही थी कि राशिद ये क्या। अब उसको बेचारी को ये अंदाज़ा नहीं कि हमारी जो प्रॉप्स होती कुछ पुराने दौर की हैं, कुछ आज के दौर की, कुछ लम्हे मौजूद की, और कुछ आने वाले कल के जो मेरे प्रोजेक्ट हैं उसकी प्रॉप्स, तो वो सारी कुछ बेतरतीबी से, तो बस अब ठीक कर ले, ठीक कर ले, उसको मैं कर दूँ। मैंने सारी अपनी अलमारियाँ, अपनी सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उनको सलीके से कर लिया। इसी तरह और बेशुमार राब्ते और ऐसे जो ड्यू टू भागम दौड़ हमारे आपके इन बिटवीन डिसकनेक्ट थे, वो अब इस नेट के हवाले से लगातार, और हम डेली वो जो एक मोनोटनी वाली कैफियत थी उसमें बहुत से ब्रेक थ्रू भी हुए सारे। आप
आपने भी बेशुमार ऐसे कई नई ऑप्शंस आपकी उस टेनोर में आई होंगी, आपके चैनल के हवाले से आपने बेशुमार ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रोग्राम ईजाद कर लिए होंगे जो कोरोना से पहले आपके दिमाग में नहीं थे। तो सो जो इस तरह के इब्तला का दौर होता है, उसमें एक तो हम रब के करीब होते हो, फिर उसमें आप अपनी पिछली सारा जो फ्लैश बैक होता है उस पर भी नज़र रखते हो, क्योंकि आपके पास करने के लिए तो कुछ भी नहीं होता है। तो आप वो एक रिवाइवल में जब होते तो उसमें एक खुद एहतसाबी तक के एलिमेंट तक आप पहुँच जाते हैं, और खुद एहतसाबी जो है वो एक इर्तिका के लिए सबसे पहली शर्त है। तो सो इस तरह से ये गुजर रहा है। लेकिन उसमें यह है कि बाज़ दफ़ा ज़ाहिर है ग्रोसरी के लिए या किसी बहुत ही ज़रूरी कोई ऐसा काम होता है जिसके लिए हमें निकलना भी पड़ता है घर से, उसमें तमाम प्रिकॉशंस रख के जो हमारे हुकूमती इदारे बता रहे हैं, हमारे सेहत से हेल्थ से रिलेटेड जो इदारे वो बता रहे हैं, जो दुनिया भर के जो लोग हैं इस समय वो जो एनालिसिस दे रहे, तो मैं अपने सुनने वालों से, सबसे देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि वो प्रिकॉशंस जो आपको बता रहे हैं उन पर अमल ज़रूर करें। ये बीमारी बहुत ही, और इसका इलाज अभी दरियाफ्त नहीं हुआ, तो सो इससे बचने के लिए आपको वो सारे प्रिकॉशंस जो आपको बताए जा रहे हैं वो अगर एहतियातें करेंगे तो आप इससे बच सकते हैं। तो इसी तरह का एक एटमॉस्फेयर है जो चल रहा है आज, जो इस वक्त स्टूडियो में अचानक, बल्कि इसमें तो रौनक ही कुछ नहीं, लेकिन आपकी मेरी मैं कैसा काबू आया हूँ इस वक्त आप है, कब से हमारी आपस में टाई अप हो जाती है, कभी आप बिजी कभी मैं दाएं बाएं। तो आज जो है ये याकूब नूर साहब जो हैं, उनके बड़े भाई मलिक तारिक शहीद, उसकी बरसी थी आज, तो उसके हवाले से हम सारे अहबाब आए थे उनकी दुआ खैर के लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए। और फिर इसी बहाने आज जब हम सब इकट्ठे हुए तो बेशुमार ऐसे अहबाब से भी मुलाकात हुई जिनसे इस कोरोना की लगातार मिनोरिटी में नहीं भी हो पाई थी, तो आज उनसे भी मुलाकात हो गई। तो एक वो जो थोड़ा सा रिलैक्स भी हुआ, दुआ खैर भी कर ली हमने उस शहीद के लिए। अल्लाह, शहीद जो है वो तो शहादत तो है, ये तो ब्लेसिंग है, रब सबके नसीब में थोड़ी होती है। जो जिसको वो देता है वो उसका बड़ा ही पसंदीदा और मकबूल फ़र्द होता है जो शहादत के मर्तबे में पहुँचता है। तो उसको इस तरह से चल रहा है जैसा। अच्छा राशिद साहब, ये बताइए, एक तो कोरोना और ऊपर से मुसलसल बढ़ती हुई महंगाई और बेरोज़गारी, पेट्रोल की कीमतों में इतना इजाफा, बिजली के बिलों में इजाफा, तो इन हालात में एक आम आदमी कैसे सर्वाइव करेगा, क्या सोचते हैं? आम आदमी इसमें ख़ास सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, आम बेचारा कहाँ से करेगा? जिस माशरे में, जिन हुकूमतों में, जिन मुल्कों में फ़िज़िकल इम्प्लीमेंट्स नहीं होती, अब देखिए कोई भी मुल्क, कोई भी स्टेट जो है उसके एक अपने राइट्स हैं, टैक्स देना है आपने, और मुख्तलिफ़ तरह की जो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता उससे जो नेशन होती है वो उसके ज़िम्मे होता है। लेकिन जो हुकूमतें होती उसके ज़िम्मे वो जो ह्यूमन राइट्स जो उसकी नेशन के, वो भी तो वो कहाँ है? हमारे मुल्क जो है ना, इसमें मोस्टली जो है गिमिक से ज़्यादा अपने सर्वाइवल के वो करते। इस नेशन में हमारी पार्लियामेंट में जिनको हम वोट दे के भेजते हैं, वो जब सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद जिन्होंने वोट दिए तो वो भी याद रहते हैं उनको। जितने भी बरस को 5 साल रहा, कोई 10 साल रहा, कोई 15 से कहा, कोई कई कितने कितने बरस रहे, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसमें ये है कि बाज़ दफ़ा हम बाज़ जिनकी बुराइयाँ कर रहे होते हैं उनकी कोताहियाँ तो बड़े हम बोल्डली गिनवा रहे हैं, उनकी जो खूबियाँ कुछ होती हैं उनको हम नज़रअंदाज करते हैं। मसलन आज मीडिया जो इस कदर वाइड और इस कदर वो सारे का सारा आप लोगों का जो जी चाहता है आप कहते चले जा रहे हो। मुशर्रफ साहब जो है, दुआएं दो उनको, ये मीडिया वाले जितने चैनल्स बने हुए, कि उनके दौर में आपको आज़ादी मिली और आज आप मुंह फाड़ फाड़ के तो जिसका जो जी चाहता है वो मुंसफ और चीफ जस्टिस बन के फैसले बता रहे होते हैं उनको। हालांकि उनका जो हक है वो सिर्फ और सिर्फ एक राय देना है अपनी, कि मैं इसको यूँ समझता हूँ। वो डिसीजन अनाउंस कर रहे होते हैं
تو اب کی بار بھی جو ہمارا جس نئے پاکستان سے ہم گزر رہے ہیں، آئیڈیالوجی کو ووٹ دیا گیا، بے شمار لوگوں نے ووٹ دیا ان سب کو، لیکن جو کچھ کہا گیا اس کی فزیکل امپلیمنٹس نہیں ہے، عمل نہیں ہے اس پہ۔ جو اس میں ایک بھی چیز جو ہے وہ بتاؤ تو صحیح نا۔ ادھر پارلیمنٹ میں آپ بیٹھتے ہیں، آپ کی تنخواہوں کا بل ہوتا ہے تو وہ 5 منٹ میں 300 کچھ بندے ہیں تو اس میں سے 400 جو ہیں وہ اس کی فیور میں بول کے اس کو کر لیتے ہیں، وہ تو علیحدہ بات ہے کہ وہ رک جاتا ہے کہ بھئی تو جو عوام کے لیے جو آپ کو ووٹ دے کر لائے ان کے حقوق جو ان کے انسینٹو تھے وہ کہاں ہے؟ آپ نے کہا تھا سب سے زیادہ آپ کا کہا تھا کرپشن کا لوٹا ہوا پیسہ واپس آئے، ایک ٹیلی پیسہ نہیں۔ تو جب آپ جن کو مجرم کہہ رہے تھے ان کو آپ مجرم ثابت ہی نہیں کر پا رہے تو میں تو یہی سمجھوں گا نا ایک لاجیکل دلیل کے حوالے سے کہ آپ غلط کہہ رہے تھے۔ اگر وہ مجرم ہے تو کس کو پکڑ کے اندر دیا؟ سب نکل گئے باہر، کہاں گئے وہ سارے کے سارے پیسے؟ بل جو تھے ہمارے، میں مزدور آدمی ہوں، 2-3 برس سے ٹی وی پہ کام بند ہے، ڈرامہ بنتا ہی نہیں ہے، ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے، جو کوئی جمع جتھا 1000 2,000 کر کے جوڑا ہوا تھا ان 5 مہینوں میں ہم وہ بل دے بیٹھے ہیں، اس گھر میں بیٹھے ہوئے تو گھر سے باہر نکل جایا کرتے تو بے شمار جو وہ گھر والوں کی ڈیمانڈز ہوتی تھی ان سے بچ جایا کرتے۔ اب گھر میں بیٹھے ہوئے اس سے بھی جان نہیں چھوٹتی آپ کی، ہمارا بھی وہی حال ہے، آپ کا بھی اور سب کا وہی، تو کمپیریٹیولی ہم زیادہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بل جو ہے اب میرے گھر میں میری بیوی اور میں 2 ہمیں بقیہ جو میری ڈیوٹیاں تھیں وہ دے بیٹھا، ایک میرا بیٹا وہ اللہ میاں کے پاس چلا گیا، ساری زندگی کی محنت میری اس پہ لگی، ماسٹر ڈگریاں کر کے، لیکن حکم ربی رب کے آگے تو بس نہیں۔ تو اب 2 ہم فرد ہیں، آفٹر افیکٹ میں میری بیوی جو ہے وہ زندگی کی اس کیفیت میں چلے گی۔ میرا گھر اور میری شوبز آپ اندازہ ہے کہ میرا گھر اور اس کو میں نے بالکل علیحدہ علیحدہ رکھا ہوا۔ میرے گھر میں نہ میں کسی ایکٹر کے گھر آج تک گیا ہوں، نہ میں نے کسی کو بلایا ہے۔ میری جتنی یہ شوبز کی ایکٹیویٹیز ہیں یا میرے آفس میں ہوتی ہیں یا ان کے آفس میں، تو یہ میں نے ایک اپنا سینیریو زندگی میں رکھا ہے۔ تو بل جو ہے پچھلے مہینے میں نے 20,770 روپے کا بل دیا، اور میں ان دنوں بھی اپنے گھر سے دائیں بائیں نکلا ہوتا ہوں مختلف فورمز کے لیے، مختلف طرح کی ایونٹ، یا اس میں متاثرین چینل بھی تو ہیں نا، ہم مختلف جانا پڑتا ہے، یہ اٹس اے پارٹ آف میری فیلڈ کے سے ریلیٹڈ ہے، میں کرتا ہوں ساتھ۔ تو اسی طرح چیزوں مہنگائی بھی ہے، بہت مہنگائی ہے، اور پھر یہ امدادیں اناؤنس بھی ہوتی ہیں۔ میں تو اس سے پہلے بھی ارباب اختیار سے لگاتار میڈیا کے ذریعے کہتا رہتا ہوں۔ اب یہ پھر فنڈ جو ہوتے ہیں، میں پچھلے فنڈز کی بات کرتا ہوں، سنتے ہیں پارلیمنٹ میں روز اشرافیہ جو حکومت آتی ہے، اشرافیہ مافیا، یہ ہمارے یہ جو شوبز انڈسٹری پورے ملک کی بات کریں، اس میں بھی ایک اشرافیہ مافیا ہے، وہ ہر حکومت میں ہوتے ہیں۔ ڈان جو ان کا ہوتا ہے نا وہ حکومتوں میں چینج ہوتا ہے، بقیہ سب وہی۔ یہ ساری اشرافیہ وہ ہے جو انٹرویو اور جو پلاننگ بنائے گی تو منسٹر صاحب ان سے بیٹھ کے کریں گے، اور پہلے ان کی پہلے ریکارڈ تو چیک کرو۔ یہ سب کے سب وہ ہیں جو سینما اونرز ہیں، جن کے اپنے پروڈکشن ہاؤسز ہیں، ڈرامے بناتے ہیں، جو چینلوں سے ایفیلیٹ ہیں، جو مختلف سیاسی ایفیلیشنوں کے لوگ۔ فنکار جو ہوتا ہے نا وہ اس کی ایفیلیشن اگر کسی جماعت سے ہوتی ہے تو وہ اس کو اوپن نہیں کرتا ہے۔ مثلا میں اپنی مثال دیتا ہوں، اچھا کام میرے ملک میں کسی بھی جماعت نے کیا، وہ حب علی میں نہیں بھی کیا، اس نے بغض معاویہ میں بھی کیا، تو میں اس کو سیکنڈ اس لیے کرتا تھا کہ اس سے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے، ان کو کمیونٹی کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو فزیکل امپلیمنٹس نہیں، اب کی بار بھی بڑی مہربانی ہے ارباب اختیار کی کہ انہوں نے 25 کروڑ سے 1 ارب کر دیا اس فنڈ کو، لیکن اس فنڈ کی بندر بانٹ جو ہے نا، اگر آپ نے وہی سارے کے سارے لوگ رکھے جو پہلے سے، تو یہ پھر لوٹے گا جن کو چاہیے ان کو نہیں۔ یہ بے شمار وہ ہیں، میں ایسے سارے نام لے کے ان کے کر سکتا ہوں۔ یہ مجھے یہ فلم فیڈریشن جو ہماری اب بنی ہے ساری کے ساری، اس میں انہوں نے مجھے میڈیا چیف سلیکٹ کیا اب کی بار، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے
बेशुमार लोग नाराज़ अभी से दिल में हो चुके होंगे, क्योंकि मैं सच बोलने में मुझे कभी खौफ नहीं आया, मैं हमेशा बोल देता हूँ और मुंह पे बोलता हूँ और नाम लेके बोलता हूँ। तो उस हवाले से मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि ये भी जो फ़ंड की एलोकेशन करने के लिए आप जो पैनल्स बना रहे हैं ना, उसमें कुछ ऐसे लोग भी उस पैनल में शामिल करें जो इस शोबे से बाखबर, उन घुसपैठियों को नहीं जो हर बार होते हैं। अब की बार पूरे प्रोविंसेस से उन चंद लोगों, आप हमारा नाम भी ना दीजिए, कुछ ना कीजिए, हमने कुछ भी, हम मांगते भी कुछ नहीं आपसे, लेकिन आप हमारी बातें हमें बुला के सुने ज़रूर, जो कुछ आपके इल्म में नहीं। हम चूँकि मैं 60 बरस से प्रैक्टिकली इस शोबे में निकर पहन के आया था, तो अब इस हाल में पीरी में हूँ, 70 प्लस कुछ महीने हो गए और 60 बरस से प्रैक्टिकल पार्टिसिपेशन है मेरी यहाँ सारी की सारी। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मुझे मैंने को मुंह से आग निकाल के मेरे काम पे मेरे मुल्क ने मुझे दिया ना। तो उसमें यह है कि अब की बार इस नए पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि हम जैसे चंद बंदों को हर प्रोविंस में मौजूद है उन सबको बुलाएं और उनसे एक मीटिंग करें। करना तो आपने वही है जो पहले भी होता रहा, अब भी वही होगा, उसी तरह होगा। हम बातें करते रहेंगे, काम वही होंगे जो, तो फिज़िकल इम्प्लीमेंट्स नहीं होंगी सर। तो जैसे आप दूसरों को कह रहे हैं, कल अगर आप नहीं होंगे तो आपके बारे में भी यही कहा जा रहा होगा। अगर आप सारे के सारे ये चाहते हैं कि हमको एक मिसाल के तौर पे बाद में याद किया जाए, तारीख़ में याद रखा जाए, तो तारीख़ में याद रखे जाने के लिए हुजूर अनवर एक शजर लगाना ज़रूरी होता है। उस शजर जब वो फले फूलेगा तो कल उसकी छाँव में जो कोई बैठेगा तो फिर आपको याद करेगा। और ये जो शजर जिसकी छाँव होती है वो हसब नसब भी नहीं पूछती है, रंगो नस्ल भी नहीं पूछती, रिलीजन भी नहीं पूछती है। उसकी छाँव सब के लिए होती, सिर्फ अशराफिया के लिए या माफिया के लिए या आपके एफिलेटेड लोगों के लिए नहीं होती, टोटल कम्युनिटी सब लोगों के लिए होती। तो रब को राज़ी रख के आप अगर चलेंगे तो आपको याद भी रखा जाएगा, इस दुनिया में भी, अगले जहान भी। तो अल्लाह करे अब इस आलम पीरी में मुझे तो नहीं लगता मैं और कितना जी लूँगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश है जैदी कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में कोई इब्ने मरियम नहीं देखा यार। कोई तो एक ऐसा पीछे ये नया पाकिस्तान बना तो हमारे पास कोई काम नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में बहुत किया उनको, अब उनके भी अपने सिंडिकेट्स बन गए हुए हैं, उनकी अपनी एक है। हमारी कभी बिल्कुल बड़ी हार्ड ज़रूरत होती है कि ये कौन करेगा, तो फिर हम जैसे याद आते हैं तुम हमको बुलाते हैं। तो 2-2, 3-3 साल हो गए टीवी पे ड्रामा बंद, कुछ भी नहीं कर रहे। अरे यार हम भीख नहीं मांगते, हमसे हम हाथ नहीं फैलाएंगे कि हमें भूखा रहना आता, हम रह लेते। ये आते हैं फंड आते हैं, पता नहीं कौन ले जाता है, किसको बांट दिए, वो इंचार्ज हो जाते हैं। पीछे हमारा एक शोबे में बहुत नामवर आर्टिस्ट, उनकी कंट्रीब्यूशन में उनकी उसमें कोई शक ही नहीं। अरे वो तो 40 बरस कभी जब रिटायर फिल्म से निकल के गई तो 40 बरस वो तो स्टूडियो में ही कभी नहीं है, उनको क्या पता उधर कौन है किस। तो उनके लिखने से फंड मिलते थे। कुछ जो इसमें शनासा लोग हैं जो बिल्कुल ऐनी शाहिद हैं और जो इस प्रोसेस में इन सबसे जानते हैं और वो सब हमें जानते, तो उनको चाहिए कि वो उनको भी इसमें उनसे कुछ ना उनसे पूछे, लेकिन उनसे कम से कम कुछ थोड़ी सी एक मीटिंग करके उससे हो सकता है आप ज़्यादा बाखबर हो जाए। तो अल्लाह करे जो हमें कहा जा रहा है उसकी फ़िज़िकल इम्प्लीमेंट्स भी हो जाए। हमने आइडियोलॉजी को सेटल किया था, लेकिन हमारा दिल दुख रहा है कि हमें वो फिज़िकल इम्प्लीमेंट्स नहीं दिख रही और हम बोल बोल के थक गए, कोई सुनने वाला नहीं है। फिर पता लगता वो फलां मीटिंग कर रहे थे, आपसे फलां कर रहे। अरे हमसे भी तो पूछिए सर, हम बताएंगे आपको, हम बताएंगे आपको। आप पूछता ही कोई नहीं है, अपनी अपनी एफिलेशन है, अपने अपने सिंडिकेट्स हैं, अपने अपने ग्रोह हैं। तो खुदा के वास्ते अल्लाह के पास भी जाना है, उसको भी जाके हिसाब देने। तो कुछ थोड़ा सा जो इन सिर्फ घुसपैठियों ही के चुंगल से बचिए और जो फैक्ट्स बिलीवर लोग हैं उनकी भी सुनिए, मत उनके नाम दे, मत दीजिए किसी को कुछ, लेकिन उनकी उनसे एक मशावरत उनके वो सुन लीजिए। इसको
आपको फ़ायदा होगा, उनकी कम्युनिटी को तो होगा ही होगा, लेकिन आपको भी फ़ायदा होगा। आपके भी वो जो एलिगेशंस हर हुकूमत के जाने के बाद होता, करोड़ों रुपए आते हैं, पता नहीं कौन खा खो के निकल जाता है। ऐसे ऐसे बड़े नाम हैं, ऐसे ऐसे बड़े नाम हैं, ये एडिक्टेड भिख मंगे हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, मैंने ये किताब भूल गया, तेरी हार्ड डिस्क बंद हो गई दिमाग, अब क्यों नहीं करते? आपकी चालों की वजह से आपको भीख मिल रही है, लाखों रुपए बहाने से हर प्रोविंस में लोग ले गए, और बड़े बड़े नाम हैं, मैं सब नामों से शनास हूँ, और कभी ज़रूरत हुई आप मुझसे पूछेंगे तो मैं उनका रिकॉर्ड भी आपको दे सकूँ। अब बताओ क्या करें हम? तो नाजरीन, आपने राशिद महमूद साहब के ख़यालात आली सुने और उनके दिल की आवाज़ सुनी। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है, और हम यकीनन एक नए प्रोग्राम में इनकी मज़ीद बातें सुनेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट हसन अब्बास ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जरा सेट प्रोग्राम होगा ये जब